हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है एवरी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा उसका रिएक्शन आएगा, है ना। इसलिए डेफिनेशन हम बोलते हैं to every action there is an equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction reaction। हमेशा कोई एक्शन का रिएक्शन होगा, है ना। जैसे हम कोई बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होता है तो दूसरी बॉडी पे उस पे उतना ही फोर्स पहली बॉडी पे लगाएगी, है ना। when a body exerts a force on any other body, the second body also exerts an equal and opposite force on the first body। जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे लगा रही उतना ही सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक। अब फोर्स क्या है, हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है ना। तो फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है ना, इस पे फोर्स हमने यहां से लगाया तो कुछ ये जो टेबल है ये टेबल भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो कहने का मतलब है जब भी कोई फोर्सेस होंगे वो पेयर्स में होंगे, है ना, क्योंकि कोई भी आइसोलेटेड सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब एनी एजेंट अप्लाइंग द फोर्स also experiences a force equal in magnitude but in opposite direction। the force applied by the agent is called action। की वही बात हो रही है, कोई भी जैसे एजेंट है हम उसको बॉडी मान लेते हैं, अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है उस पे, तो जो दूसरी बॉडी वो भी उस पे उतना ही मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जो फर्स्ट बॉडी है दैट इज कॉल्ड एक्शन, और उस फोर्स को लगाने की वजह से जो दूसरी बॉडी का जो रिएक्शन आ रहा है दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट इज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये हमेशा किसी भी सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। क्यों? देखिए ये इस पे लगा रहा है और ये भी इस पे लगा रहा है। अगर एक दूसरे पे हम सेम बॉडी पे फोर्स लगा देंगे तो वो तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है तो बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब ना तो वो कोई मूव कर रहा है या फिर उसमें कोई एक ही बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करती जाएगी। बात समझ में? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके जब हम एग्जांपल की बात समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमने पढ़ा था रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, मान लीजिए ये मेरी एक गन है ना, ये मैंने एक बुलेट में यहां से फायर किया, है ना। तो ये बुलेट फायर हुई तो इसकी वजह से, ये एक्शन की वजह से ये फोर्स कुछ लगा होगा, इसकी वजह से ये गन जो है वो पीछे की तरफ आई, उसने अपोजिट रिएक्शन में फोर्स को एक्सर्ट किया। ये होता है हमारा रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, जब भी हम ये बुलेट है हमारा जब भी हम इसको ट्रिगर दबाएंगे तो ये कुछ वेलोसिटी से यहां जाएगा, दैट मींस कुछ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से इस गन पे कुछ झटका महसूस होगा, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग। उस झटके की वजह से या फिर उस फोर्स की वजह से हमें एक झटका लगता है जिससे ये गन रिकॉइल हो जाती है और इस पे भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उतने ही मैग्नीट्यूड का। बात समझ में आई? सो फर्स्ट एग्जांपल इज रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, ठीक।
अब सेकंड है जंप। आप जब भी बोर्ड पे जंप करते हैं, है ना, तो बोर्ड क्या जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। तो वो आप जब जंप करते हैं तो कुछ फोर्स लगा रहे हैं आप, एक्शन है, और बोर्ड क्या करता है, आप पुश कर देता है फॉरवर्ड की तरफ, वो है रिएक्शन। तो हमारा सेकंड जो है दैट इज जंपिंग। और क्या होता है एग्जांपल, स्विमिंग का। हम जब भी स्विमिंग करते हैं पैर से उसको पानी को पीछे ढकेलते हैं तो एक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से हम आगे जाते हैं। तो स्विमिंग इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? और क्या हो सकता है, हम वॉक भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से करते हैं, है ना। वॉक जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तब तो हम उसको आगे जाते हैं रिएक्शन की वजह से, है ना। एक और एग्जांपल हो सकता है दैट इज हैमर एंड नेल। जब भी हम दीवार पे कोई नेल को ठोकते हैं हैमर से, तो आपने देखा होगा हैमर में एक वाइब्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, और वो नेल क्या है, उल्टा रिएक्शन, उस पर फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमें हैमर पे वाइब्रेशन फील होता है। तो हैमर एंड नेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब एक कंडीशन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल समझना है, इसलिए ये टर्म बताना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज इक्विलिब्रियम of a particle. Is it clear? Equilibrium of particle क्या होगा? Equilibrium of a particle जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल पे वो क्या है, जीरो है। फॉर एग्जाम्पल अपन लिखेंगे a particle is in equilibrium when there is net external force acting on it is zero। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ये बॉक्स है, ठीक, यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है, तो यहां पर, तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और इसका एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है वो क्या है, मेरा जीरो है। तो क्या ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल में दो कंडीशन होती है, आइदर वो रेस्ट पे, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो ये रिमेन्स एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे रहेगा, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जैसे फोर्स लग रहा है और उस नेट फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो नो एक्सेलरेशन, कहने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, हाँ, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, है ना, और आगे की चीजें और हम पढ़ने जाएंगे, ठीक। अब यहां तक तो हमें उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, नेट फोर्स कब जीरो हो जाएगा? हाँ, नेट फोर्स कब, हमने बोला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो होगा, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो इसका वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वही तो मैंने समझा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल must be
must be 0. Is that clear? यही तो हम बोल रहे हैं कि इसके जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस होगा जो उस पे एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, वो 0 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल होगा। कहने का मतलब मैंने समझाया था, ये है, इस पे ये यहां फोर्स लगा रहे हैं, तो इन सब का जो वेक्टर सम होगा दैट मस्ट बी 0, तब हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत होगा, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने जाएंगे, हमने पढ़ा था शुरुआती क्लासों में, हमने फोर्स पढ़ लिया था, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब हम पढ़ने जाएंगे दैट इज टेंशन फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, और आगे के जो भी कंसेप्ट हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।